हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर वीडियो नंबर 5 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। इससे पहले हमने जो वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं उसमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में डिस्कस किए हैं और भी बाकी के टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया। तो इस वीडियो का हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन होने वाला होगा इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके। चलिए तो ये है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की बात करें तो टोटल आपके बुक में आपको 8 इम्पोर्टेंस दिया है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है डेलीगेशन। डेलीगेशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, लास्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। हालांकि एक बार बता देते हैं, डेलीगेशन मतलब होता है पावर। जब सुपीरियर अपने सब ऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी शेयर करता है और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। तो डेलीगेशन जो है वो 2 वे प्रोसेस है, 2 लेवल कम्युनिकेशन है, ये 2 लेवल कॉन्सेप्ट है। 2 लेवल कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमेशा सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करता है ना। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आप अपने बिजनेस में डेलीगेशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि मैनेजर जो है अपना रूटीन टास्क अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर रहा है। तो जब मैनेजर अपना रूटीन टास्क अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है तो कहीं ना कहीं उसका वर्कलोड जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और जब वर्कलोड रिड्यूस होता है तो मैनेजर के पास इनफ समय रहता है कि वो और अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे अपना ध्यान दे, यानी कि और भी जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उस पर वो कॉन्सेंट्रेट करे और उस पर फोकस करे। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैनेजमेंट जो है, जो भी टास्क होता है मैनेजर के ऊपर वर्कलोड, वो कहीं ना कहीं अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है, कीपिंग इन माइंड देयर क्वालिफिकेशन एंड देयर टैलेंट। तो इससे होता क्या है कि जब मैनेजर अकेले नहीं अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिल के काम कर रहा है तो मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा और मैनेजर इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि देखिए, जब मैनेजर अपना टास्क अपना सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है तो कहीं ना कहीं मैनेजर जो है उनको फ्रीडम देता है कि आप अपने टास्क को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आपको पावर भी दे दिया गया, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया। अब उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये आप डिसाइड करो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होता क्या है कि एम्प्लॉय का जो डेवलपमेंट है, मैनेजेरियल स्किल डेवलप होता है उसमें मैनेजेरियल स्किल डेवलप होता है क्योंकि वो मैनेजेरियल लेवल का टास्क वो परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहे हैं? जब मैनेजर अपना टास्क हैंडओवर करेगा सबऑर्डिनेट को तो एम्प्लॉय के साथ, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का डेवलपमेंट ग्रोथ ज़्यादा होगा। क्योंकि जब मैनेजर अपना मैनेजेरियल लेवल का टास्क अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है तो वो अपना टैलेंट, अपना एक्सपर्टीज, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके उस वर्क को कंप्लीट करता है। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट भी होगा और साथ ही साथ एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होगा क्योंकि वो टॉप लेवल के टास्क को वो परफॉर्म कर रहा है, मैनेजर के दिए हुए टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक कॉम्प्लेक्स टास्क को जब परफॉर्म करता है कोई एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखिए, कोई भी मैनेजर जब अपने सब ऑर्डिनेट को टास्क देता है तो कहीं ना कहीं वो बिलीव करता है कि वो सबऑर्डिनेट कर सकता है, इसलिए ही वो मैनेजर टास्क देता है। जैसे हम आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, यानी कि हमको आप पे बिलीव है तब ना हम आपको दे रहे हैं। तो इस तरीके से मोटिवेशन आता है एम्प्लॉय में, क्योंकि कहीं लगता है एम्प्लॉय को लगता है कि चलो सुपीरियर मेरे ऊपर ट्रस्ट किया तब जाके वो एम्प्लॉय उस सुपीरियर ने मुझे टास्क दिया है ना। तो ये एक तरीके का
मोटिवेशन का काम करता है, और हम इसको बोल सकते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी बोल सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्यों? क्योंकि देखिए जब आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको मिलता है पैसा, तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपका बॉस अगर आप पे ट्रस्ट करता है, आपके साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करता है, तो वो भी एक तरीके का आपके लिए अचीवमेंट भी हो जाता है, मगर वो जो अचीवमेंट है वो फाइनेंशियल नहीं है, क्या है, नॉन फाइनेंशियल है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी होता है, क्योंकि जब आपका सुपीरियर आप पे ट्रस्ट करके आपको टास्क हैंड ओवर कर रहा है, यानी कि वो विश्वास करता है और आप कर सकते हो, उसको लगता है, इसलिए वो आपके साथ हैंड ओवर कर रहा है वो टास्क। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है सब ऑर्डिनेट जो है, सुपीरियर जो है अपने सब ऑर्डिनेट के साथ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है ना, और उन्हीं के साथ शेयर करता है जो कैपेबल है और जो एक्सपीरियंस्ड है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो मैनेजर अपने टास्क को अपने सब ऑर्डिनेट के साथ डिवाइड किया, एक डिवीजन बना के काम करता है, एक फंक्शनल डिवीजन या फिर एक डिपार्टमेंट बना के काम करता है कि चलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, और सबको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी बता देता है, सबको सबका जॉब रोल पता होता है कि कौन बंदा क्या काम करेगा। तो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में क्लासिफाइड मैनर में काम होता है, जिस बंदे को जो काम आता है वो उसको दिया गया है, एक्सपीरियंस बंदे के द्वारा काम किया जा रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क के थ्रू काम किया जा रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो है वो इजीली आराम से अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ हिरार्की, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हिरार्की कहने का मतलब ये जो डेलीगेशन है ना, ये मैनेजमेंट ऑफ हिरार्की का बेसिस है। मैनेजमेंट हिरार्की कहने का मतलब क्या होता है, जब कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट के साथ वर्क शेयर करता है तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट हिरार्की। जहां पर कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्कर को जॉब दिया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि कौन से जॉब पोजीशन पे क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, बात समझ में आ रही कि कौन से जॉब रोल में क्या क्या काम होगा, क्या काम नहीं होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, कौन किसका टास्क कंप्लीट करेगा, ये सब चीज़ें हम लोग मैनेजमेंट हिरार्की में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट जो है अपने एक दूसरे के साथ रिलेशन डेवलप करते हैं और सुपीरियर टास्क देता है सबऑर्डिनेट को और वो फॉलो करते हैं। तो ये जो रिलेशन है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का, जहाँ पर सुपीरियर मेक श्योर करता है कि क्वालिफाइड बंदे को ही क्वालिफाइड टास्क दिया जाए। हर जॉब पोजीशन के लिए एक जॉब रोल होता है कि कौन से, जैसे मैनेजर का क्या काम होगा, अकाउंटेंट का क्या काम होगा, सुपरवाइजर का क्या काम होगा। सुपरवाइजर एक जॉब पोजीशन है और सुपरवाइजर का जो टास्क है वो उसका जॉब रोल हो जाएगा, है ना। तो ये जो डिस्क्राइब होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। तो डेलीगेशन में यही होता है। फिर 6th पॉइंट कह रहा है बेटर कोऑर्डिनेशन बना रहता है किसके बीच में, वर्कर के बीच में एंड मैनेजमेंट के बीच में। क्योंकि देखिए जब जॉब पोजीशन आप डिफाइन कर देते हैं, तो जॉब पोजीशन डिफाइन करने वक्त ये मेक श्योर किया जाता है कि एक ही टास्क को दो बंदे को ना दिया जाए, यानी कि डुप्लीकेशन ना हो और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में काम होता है ना, बेस्ट पॉसिबल मैनर में काम होता है। हम मैनेजर हैं और आप सभी के साथ टास्क शेयर किए, तो एक ही टास्क दो बंदे को नहीं दिए, हर टास्क एक क्वालिफाइड बंदे को दिए, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवली काम होगा और सारे एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहेगा, सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। तो जब डेलीगेशन परफॉर्म करते हैं तो कोऑर्डिनेशन का जो है बहुत बड़ा फीलिंग आता है, बहुत ज़्यादा ये एग्जिस्टेंस होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर। जाहिर सी बात है वर्कलोड क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब एक मैनेजर अपने टास्क को अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है तो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा मैनेजर का वर्कलोड, और जब मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस होगा तो पता है क्या होगा, मैनेजर उस एक्स्ट्रा काम को अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करेगा, ताकि उनको उसका बेनिफिट मिल सके। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे थे कि मैनेजर जब
अपना वर्कलोड शेयर करेगा तो सब ऑर्डिनेट का जो नीड है वो फुलफिल होगा, सब ऑर्डिनेट को चैलेंजिंग जॉब मिलेगा, और साथ ही साथ मैनेजर जब वर्कलोड फ्री होगा, मैनेजर का टास्क रिड्यूस होगा, तो कहीं ना कहीं मैनेजर अपना प्रोडक्टिव वर्क, अपना प्रोडक्टिव टाइम को ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में लगाएगा। जैसे छोटा मोटा काम में ही मैनेजर अगर फंसा रहेगा तो कहीं ना कहीं वो फर्दर ग्रोथ की बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ का जो बात होता है वो मैनेजर रिकॉग्नाइज करता है, टॉप लेवल के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। और टॉप लेवल के लोग अगर ये सब छोटे छोटे कामों में बिजी रहेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा कि आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? इसलिए रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर क्यों कह रहा है, क्योंकि जब मैनेजर अपना टास्क को अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर करता है तो वो जो छोटा मोटा टास्क है जो कोई और कर सकता है उसके साथ शेयर कर देता है, और जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है उसको अपने अंडर में रखता है और उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका बेसिस फॉर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। और ये जाहिर सी बात है डेलीगेशन जो है वो कैसे हो पाएगा, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप से ही होगा, जहाँ पर सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को टास्क देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, अथॉरिटी देता है, एंड साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट करता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए एकदम आसान टॉपिक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आपको पता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग में इनिशियली ग्रो करता है तो इनिशियली जब ग्रो करता है तो वहाँ पर ज़्यादा इम्प्लॉय नहीं होते, वेरी फ्यू इम्प्लॉइज होते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पे एक अच्छे तरीके से मतलब 4-5 इम्प्लॉय है, एक बॉस है, और मान लीजिए हम एक इंडस्ट्री स्टार्ट की और मेरे अंडर में 4-5 लोग काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि सारा डिसीजन हम खुद लेंगे, और जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो मेरा सबऑर्डिनेट जो है मेरे अंडर में जो काम कर रहा है वो फॉलो करेगा। ठीक है, मगर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ वर्क इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडी में वो बात कर रहे हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है तो जब बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पर टास्क को बांटना बहुत ज़रूरी हो जाता है, मगर कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टास्क को डिवाइड नहीं करते। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पावर है फ्यू टॉप लेवल के पास ही जाता है, बाकी के सारे टास्क जो है अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर दिया जाता है, और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है, पावर भी नहीं देता है। कहने का मतलब वैसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर पावर अथॉरिटी जो है वो सिर्फ टॉप लेवल लोगों के पास है और किसी के पास नहीं है, यानी कि डिसीजन लेने का पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल लोगों के पास है, तो उसको कहेंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड मैनर में काम कर रहा है। मगर जब ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे पावर बांट दिया जाता है, टॉप लेवल के लिए अलग, लोअर लेवल के लिए अलग, मिडिल लेवल के लिए अलग, हर जॉब पोजीशन को एक पावर दिया गया है, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? जब पावर टू टेक डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल वालों के पास होता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड मैनर में काम कर रहा हुआ ऑर्गेनाइजेशन। पर अगर ऑर्गेनाइजेशन में सारे वर्कर को कुछ ना कुछ पावर दिया गया है, हर लेवल में पावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर किससे मैच करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी से। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा है वैसा पावर दे दिया गया, चाहे वो वर्कर है, चाहे वो अकाउंटेंट है, चाहे सीईओ है, चाहे मैनेजर है, सबको कुछ ना कुछ पावर है डिसीजन लेने का। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस मैनर में काम कर रहा है? डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करें सर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, सिर्फ सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन? तो देखो मैनेजमेंट कहता है कि नहीं भाई, अगर प्रॉपरली आपको मैनेज करना है तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ पावर ऐसे होते हैं जो अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, नॉर्म्स बनाना, कितना फंड कहाँ से आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना,
शेयर इशू करना है कि नहीं, न्यू फैक्ट्री सेटअप करना है कि नहीं, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, क्या ऑफर देंगे क्या नहीं देंगे, ये सब डिसीजन ना इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। तो ये डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल के पास होना चाहिए। मगर मान लीजिए आप सेल्स पर्सन है, तो सेल्स पर्सन हो तो आपको कम से कम डिस्काउंट देने का राइट होना चाहिए ना अपने कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर तो डिस्काउंट मांगेगा आपसे। तो कस्टमर को डिस्काउंट देने के लिए आप 10% 20% का डिस्काउंट दे सकते हो। तो ये राइट अगर आपको दिया गया है, यानी कि आप डिसेंट्रलाइज मैनर में काम कर रहे हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको सेंट्रलाइज में रखना पड़ता है। तो देयर शुड बी है ना बैलेंस। और आप कह सकते हैं कि यहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज्ड कुछ पावर ऐसे होने चाहिए जो सेंट्रलाइज्ड मैनर में होना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो डिसेंट्रलाइज्ड में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या लाइन बाय लाइन क्या कर रहा है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन रिलेटेड टर्म एज एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेस बोथ द पॉलिसी। दोनों जो है रिलेटेड टर्म है, क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन दोनों पॉलिसी को फॉलो करता है, बोथ द पॉलिसी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ टॉप लेवल के पास होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड जिसका किया जा सकता है। तो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन फ्यू हैंड ओनली, दैट इज टॉप लेवल। एंड डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल रहा है? सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल। एवरी लेवल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? टॉप, मिडिल एंड लोअर, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल पे। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर ऑफ अथॉरिटी। भाई डिसेंट्रलाइजेशन में हर एम्प्लॉय को, इवन वो वर्कर भी है ना, तो उसको कुछ पावर मिलेगा कि वो उस चीज को यूज कर सकता है, उसको यूज करने के लिए कोई मनाही नहीं है। बात समझे? तो डिसेंट्रलाइजेशन का खास बात क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, अगर उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया तो उसको पावर मिलेगा। मगर सेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, पावर नहीं मिलता है। उसके लिए उसको डिसीजन लेने के लिए उसको अपने सुपीरियर से बात करना पड़ता है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब डिसीजन लेने का पावर सेंट्रलाइजेशन में नहीं होता है, मगर डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन आप ले सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। अगर बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके बाद रीजनल डायरेक्टर है, फिर जोनल डायरेक्टर है, और उसके बाद मैनेजर है। ठीक है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर छोड़िए, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हटाइए, मैनेजिंग डायरेक्टर रीजनल डायरेक्टर को कुछ पावर दिया, और रीजनल डायरेक्टर कुछ जोनल डायरेक्टर को पावर दिया, और डायरेक्टर फिर मैनेजर को पावर दिया। तो मैनेजिंग डायरेक्टर रीजनल डायरेक्टर जो दिया, यानी कि ये सुपीरियर है मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड रीजनल डायरेक्टर जो है वो सबऑर्डिनेट है। तो इस केस में क्या होगा? एक मिनट मैं देखता हूँ कि कहीं स्पेस अगर है तो। यहाँ पर नहीं हो पाएगा। चलिए, यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, यहाँ पर हम आपको बताएं। जैसे मान लीजिए डायरेक्टर मैनेजर को कुछ टास्क दिया, और मैनेजर सुपरवाइजर को कुछ टास्क दिया, बस 3 बंदे को ही लेते हैं। तो ये डायरेक्टर मैनेजर को दे रहा है, तो डायरेक्टर सुपीरियर हो गया, डायरेक्टर सुपीरियर हो गया, और मैनेजर क्या हो गया? सबऑर्डिनेट। उसी तरीके से मैनेजर अपना टास्क शेयर किया सुपीरियर सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर के साथ। किसके साथ? सुपरवाइजर के साथ। तो मैनेजर यहाँ पर हो गया सुपीरियर, एंड सुपरवाइजर क्या हो गया? सबऑर्डिनेट। तो ये जो डायरेक्टर मैनेजर के साथ काम किया, तो इसको बोलेंगे डेलीगेशन। फिर मैनेजर सुपीरियर सुपरवाइजर के साथ काम किया, शेयर किया, तो इसको भी बोलेंगे डेलीगेशन। पर ये पूरे चेन को हम लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। इस पूरे चेन को क्या बोलेंगे? डिसेंट्रलाइजेशन। कहने का मतलब
डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन जो है ना वो दो लोगों के बीच में होता है, डेलीगेशन जो है वो दो लोगों के बीच में होता है। पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो जितना भी डेलीगेशन हो रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर जोनल डायरेक्टर से बात कर रहा है, उसको पावर दिया, जोनल डायरेक्टर रीजनल डायरेक्टर को दिया, है ना, रीजनल या फिर रीजनल डायरेक्टर जोनल डायरेक्टर को दिया, जोनल डायरेक्टर मैनेजर को दिया, मैनेजर सुपरवाइजर को दिया, सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट को दिया। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन बन जाएगा, और इसी चेन को हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। इन डेलीगेशन देखिए क्या कह रहा है, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई द अथॉरिटी विथ टू। डेलीगेशन में क्या होता है, मैनेजर अकाउंटेंट को बोला, तो यहाँ पर दो बंदे ही हैं, एक बंदा मैनेजर है और एक बंदा अकाउंटेंट है। मगर डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर है वो मल्टीप्लाइड विथ क्या होता है, मेनी। इन डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड विथ मेनी। क्यों मेनी? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं सबके साथ ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होता है जब डिसेंट्रलाइज मैनर में काम होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें फीचर्स की, फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर मेयर देन ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल नहीं है सिर्फ, ये उससे भी बढ़ के कहने का मतलब यहाँ पे पूरे लोगों के बीच में सर्कुलेट होता है, ठीक है। इट इम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी कहने का मतलब, सेलेक्टिव डिस्पर्सल यहाँ पे इसलिए बोल रहा है क्योंकि जिस बंदे को जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही पावर दिया जाता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। यानी कि जिसको जो पावर देना है वो दिया जाएगा, उससे ना उससे ज़्यादा दिया जाएगा ना उससे कम दिया जाएगा। इसलिए कह रहा है सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट शोज द बिलीव दैट पीपुल आर कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल। ये भी बताता है डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या है, ये बताता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना वो कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, रिसोर्सफुल है, इसलिए उनको टास्क दिया जा रहा है। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं रहते तो डिसेंट्रलाइज मैनर में उनको काम नहीं दिया जाता है ना। जैसे सेंट्रलाइज में क्यों नहीं पावर दिया जाता है, क्योंकि टॉप लेवल वाले सोचते हैं कि नहीं इनको पावर देंगे तो मिसयूज कर देगा, बेकार कर देगा, इसलिए उसको इंस्ट्रक्शन दो और जो करना है करवाओ, जैसे बोल रहे हैं वैसे करो, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे हम आपको बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं वो करो, जैसे बोल रहे हो वैसे करो, इसका ये मतलब है कि आप कैपेबल नहीं हो, आपको आप पे विश्वास नहीं है मुझे, इसलिए हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करना आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आपको पावर दे दिया जाता है कि भाई आप काम करिए, आप कैपेबल हैं, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इसलिए कॉम्पिटेंसी को शो करता है कि नहीं, टॉप लेवल वाले विश्वास करते हैं कि लोअर लेवल में जो भी एम्प्लॉय है वो कॉम्पिटेंट है, रिसोर्सफुल है और कैपेबल है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिकेट द एम्प्लॉय एट मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल कैन एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजन। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन से होता है ये विश्वास जगता है मिडिल लेवल में और लोअर लेवल में, फॉर टॉप लेवल, है ना, टॉप लेवल में ये विश्वास जगता है फॉर मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल कि वो लोग कॉम्पिटेंट है, वो लोग डिसीजन ले सकते हैं, वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को अज्यूम कर सकते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं, है ना। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइजेस द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर कौन है, जो काम करेगा उसी को ना डिसीजन लेना है, तो उनके लिए अथॉरिटी कितना जरूरी है ये डिसेंट्रलाइजेशन बताता है। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ये बताता है कि भाई किसी भी काम को करने के लिए अथॉरिटी कितना जरूरी हो जाता है, ये कौन बताता है, डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर आप पावर नहीं दे रहे हैं तो आप काम को नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सिक्स पॉइंट, द टॉप मैनेजमेंट केयरफुली सेलेक्ट दोज डिसीजन विच विल बी used down to lower level and those that will be retained at the higher level। और टॉप मैनेजमेंट इस चीज़ को भी बहुत केयरफुली ध्यान में रखता है कि किस चीज़ को टॉप लेवल के पास रखना है
और किस चीज़ को लोअर लेवल के साथ बांटना है, कुछ 3 बातों को मिडिल लेवल के साथ शेयर करना है। यानी कि कौन सा अथॉरिटी टॉप लेवल के पास रहेगा, कौन सा अथॉरिटी मिडिल लेवल के पास रहेगा और कौन सा अथॉरिटी लोअर लेवल के पास रहेगा, इस बात को बखूबी ध्यान में रखता है टॉप लेवल, और तब जाके वो डिसीजन लेता है कि किस पावर को किसके साथ बांटना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या रिलेशन है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन में, और साथ ही साथ दोनों के बीच में डिफरेंसेस की भी बात करेंगे एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की भी बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, उसके बाद हम लोग पढ़े डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन के बारे में, और हम लोग पढ़े हैं कि फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस के बारे में डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस के बारे में डिसेंट्रलाइजेशन का, और रिलेशन बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन क्या होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।